अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे। अच्छा, मैंने कल की वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया था कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं MA1। MA1 हमने स्टार्ट किया था और MA1 का चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया था। इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन में हमने काफी बात कर ली थी। आज हम लोग जो बात करेंगे आगे वो हमारी होगी। कल हम लोगों ने फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तक बात की थी। आज हम लोग पढ़ेंगे नीड फॉर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, या आप इसको कह सकते हो कि और हम कह सकते हैं पर्पस ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। नीड या पर्पस क्या है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन का? तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन जो होती है उसके पर्पसेस जो होते हैं या उसकी नीड जो होती है वो किसको होती है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन की नीड होती है, या मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन जो इंफॉर्मेशन होती है वो रिक्वायर्ड होती है किसको? मैनेजर्स को। मैनेजर्स को इंफॉर्मेशन किन चीजों के लिए होती है? वो हमारे पास थ्री पर्पसेस हैं, थ्री रीजंस हैं, या थ्री आप कह सकते हैं कि पर्पसेस हैं। थ्री रीजंस कौन कौन सी हैं? थ्री रीजंस हमारे पास, सबसे पहली रीजन आ जाती है डिसीजन मेकिंग। सबसे पहले मैनेजर्स ने डिसीजन मेकिंग करनी होती है। डिसीजन मेकिंग के लिए इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है। फिर हमें इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है प्लानिंग के लिए। हमें प्लान्स बनाने होते हैं बिजनेस को चलाने के लिए। डिफरेंट प्लान्स, डिफरेंट लेवल के ऊपर प्लानिंग रिक्वायर्ड होती है। फिर अगर थर्ड लेवल के ऊपर हम लोग देखें, डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोल पर्पसेस। तो शॉर्टकट इनको डिस्कस करते हैं बिल्कुल आसान अल्फाज में, बिल्कुल आसान लैंग्वेज के अंदर, कि ये डिसीजन मेकिंग के अंदर क्या करना होगा हमें। डिसीजन मेकिंग के अंदर बेसिकली हमने डिसीजंस करने होते हैं। डिसीजंस की टाइप्स होती हैं, डिफरेंट तरह के डिसीजंस हमने करने होते हैं। कौन कौन से डिसीजन हमने यहाँ पे लेने होते हैं? लॉन्ग टर्म डिसीजंस और शॉर्ट टर्म डिसीजंस। लॉन्ग टर्म डिसीजंस और शॉर्ट टर्म डिसीजंस। अब ये जो लॉन्ग टर्म डिसीजंस होते हैं इनको इन अदर वर्ड्स स्ट्रेटेजिक डिसीजंस कहते हैं। स्ट्रेटेजिक डिसीजन। स्ट्रेटेजिक डिसीजंस वो होते हैं जो लॉन्ग टर्म होते हैं। शॉर्ट टर्म डिसीजंस को हम ऑपरेशनल डिसीजन कहते हैं। ऑपरेशनल डिसीजन। शॉर्ट टर्म यानी कि ऑपरेशन से रिलेटेड, डे टू डे एक्टिविटीज से रिलेटेड जो डिसीजंस होते हैं। अब यहाँ पे हमने ये डिसाइड करना होता है, देखें लॉन्ग टर्म डिसीजन की बात हो रही है तो लॉन्ग टर्म डिसीजन का मतलब ये है कि फ्यूचर के अंदर ये वाले जो डिसीजन होंगे, ये वाले डिसीजन हमारे फ्यूचर से रिलेटेड हैं। हम यहाँ पे फ्यूचर ओरिएंटेड बातें करेंगे। फ्यूचर ओरिएंटेड मतलब ये कि हमने कौन कौन सी प्रोडक्ट्स, लेट सपोज हम ये कहते हैं कि हमारी प्रोडक्ट का डिसीजन क्या होगा, कौन सी प्रोडक्ट हमने सेल करनी है, कौन सी प्रोडक्ट बनानी है, ये हमारा लॉन्ग टर्म, क्योंकि वो प्रोडक्ट आगे चल के हमारी ब्रांड बनेगी। हमारा प्रोडक्ट, इसी प्रोडक्ट के ऊपर हमें ये पता चलेगा कि हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है। इसी प्रोडक्ट के ऊपर हमें पता चलेगा कि मार्केट शेयर हमारा कितना बन रहा है। मार्केट शेयर मींस नंबर ऑफ सेल्स हमारी कितनी हो रही हैं, कम हो रही हैं या ज्यादा हो रही हैं। ये सारी चीजें हमने देखनी है। लॉन्ग टर्म डिसीजंस के अंदर हमने प्रोडक्ट का डिसीजन करना होता है, हमने स्टाफ का डिसीजन करना होता है कि कौन सा स्टाफ हमारे बिजनेस को लेके चलेगा, कौन से एम्प्लॉयज हमने हायर करने हैं। इसके अलावा लॉन्ग टर्म डिसीजंस के अंदर हमने एसेट से रिलेटेड डिसीजंस करने होते हैं। एसेट से रिलेटेड डिसीजंस के, हमें कोई भी बिजनेस करना है तो उसके लिए कोई बिल्डिंग लेनी है तो उसको बाय करना चाहिए, या हम उसको लीज पे ले सकते हैं, यानी कि हम उसको रेंट पे ले सकते हैं। तो ये हमारे फ्यूचर ओरिएंटेड डिसीजंस होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म डिसीजंस होते हैं, हमने फ्यूचर के लिए करने होते हैं। जो जो हम डिसीजंस करते हैं मींस एज अ मैनेजर हमने ये डिसीजंस लेने होते हैं। ऑपरेशनल डिसीजंस की जहां तक बात है, जहां तक हमने ऑपरेशनल डिसीजंस की बात की, ऑपरेशनल डिसीजंस शॉर्ट टर्म डिसीजंस होते हैं, यानी कि डे टू डे। डे टू डे का मतलब यह है कि हर रोज, डेली बेसिस के ऊपर हमने क्या करना है। डेली बेसिस के ऊपर आप ये कह सकते हो कि अगर हम लोग डेली बेसिस की बात करें तो डेली हम ये कह सकते हैं कि आज हम लोग ने कितनी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करनी है। डेली हमने कितनी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करनी है, क्या कौन कितनी प्रोडक्ट्स हमने आज बनानी है डेली बेसिस के ऊपर। अच्छा, हमने कितना ओवर टाइम लगाना है, आज हमने ओवर टाइम लगाना है या नहीं लगाना है, या नॉर्मल टाइम में ही हमारा काम हो जाएगा।
कितनी हमें कितनी रिक्वायरमेंट है, ऑर्डर्स ऑर्डर्स हमें रोज के कितने मिले हुए हैं। वो डेली बेसिस के ऊपर जो हम डिसीजंस कर रहे होते हैं वो शॉर्ट टर्म डिसीजंस होते हैं। तो ये हमें स्टेप प्लानिंग के ऊपर, हमें जो मैनेजमेंट होती है, मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि इन्फॉर्मेशन हम मार्केट सर्वे करके बाहर से या इंटरनली भी ले सकते हैं। तो ये डिफरेंट तरह की इन्फॉर्मेशन से हमने डिसीजंस करने होते हैं। अच्छा, ये प्रोसेस हम डिसीजन मेकिंग के ऊपर करेंगे। फिर हमने दूसरी बात की कि हमने यहाँ पे क्या करना होगा, प्लानिंग करनी होगी। तो प्लानिंग बेसिकली जो हमने करनी होती है, प्लान हमने क्या करने होते हैं, प्लान के अंदर भी हमने लुकिंग फॉरवर्ड देखना होता है। लुकिंग फॉरवर्ड यानी कि हमने फ्यूचर के लिए प्लान्स बनाने होते हैं, फ्यूचर के लिए प्लानिंग करनी होती है। वो प्लानिंग शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, बहुत टाइप की हो सकती है। आपने डिटेल वाइज प्लानिंग बनानी होती है। प्लान्स के ऊपर आप बजट्स वगैरह सेट कर रहे होते हो। बजट्स मतलब, बजट क्या चीज होती है, बजट बेसिकली आपका प्लान या टारगेट होता है। टारगेट आप रख रहे होते हो कि हमने इस महीने इतना खर्चा करना है। हमें लेट सपोज बजट, आप कॉस्ट का बजट कर रहे होते हो कि आपने कितने कितने एक्सपेंसेस करने हैं, आपने आने वाले टाइम में एक महीने में कितना खर्चा करना है, कौन कौन सी चीजों को कैसे कंट्रोल करना है। तो लुकिंग फॉरवर्ड प्लानिंग के अंदर हमने क्या करना होता है, बजट्स, कॉस्टिंग वगैरह करनी होती है। हम यहाँ पे डिटेल वाइज देखते हैं, एस्टिमेशंस वगैरह करते हैं, एस्टिमेट्स करते हैं कि कितनी कितनी कॉस्ट लग सकती है। फॉरकास्टिंग कर रहे होते हैं। फॉरकास्टिंग का मतलब यह है कि हम अंदाजे लगा रहे होते हैं कि कितनी कॉस्ट आने वाले टाइम में हमारी लग सकती है, क्या प्लान उसके लिए होना चाहिए, क्या फर्दर हमें अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। ये सारी चीजें हम प्लान प्रोसेस के ऊपर करेंगे। अब देखें, हमने डिसीजन मेकिंग करनी है, हमने प्लानिंग करनी है। जब डिसीजन मेकिंग होगी, प्लान्स होंगे, हमने बजट्स बनाए होंगे, तो डेफिनेटली उनको हमने कंट्रोल भी करना होगा। तो मैनेजर्स को इंफॉर्मेशन चाहिए होती है ताकि वो क्या करें, जो उन्होंने प्लान्स बनाए थे, जो उन्होंने टारगेट सेट किए थे, यानी कि जो उन्होंने बजट्स बनाए थे, वो बजट्स सही से एक्चुअल में कन्वर्ट हुए या नहीं। यानी कि जो बजट्स थे उनके रिजल्ट्स एक्चुअल रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग, जो बजट्स थे उनका और एक्चुअल रिजल्ट्स का डिफरेंस तो नहीं आ रहा। कंट्रोल बेसिकली किस चीज को कहते हैं, ये जो बजट और एक्चुअल, बजट देखें हम कब बना रहे हैं, बजट हम जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो एट द स्टार्ट ऑफ पीरियड बनाते हैं। ये हमारा स्टार्ट के ऊपर बनता है। एक्चुअल रिजल्ट्स कब आते हैं, एंड ऑफ द पीरियड, जो भी आपका अकाउंटिंग पीरियड होता है उसके एंड पे आपका एक्चुअल रिजल्ट आ रहा होता है। यानी कि आपका खर्चा कितना लगा, वट एवर आपने मंथ एंड रखा हुआ है, वट एवर आपने ईयर एंड रखा हुआ है, 6 मंथली आप कर रहे हो। तो ये कंट्रोल आपने क्या करना है, कंट्रोल प्रोसेस को आपने देखना है। तो बजट और एक्चुअल, एक्चुअल, अब मैं फॉर एग्जांपल ये कहती हूँ कि मैंने कॉस्ट यानी कि खर्चे का हिसाब लगाया था, टारगेट यानी कि अंदाजा, मैंने प्लान एक रखा था कि मैं 20,000 की कॉस्ट करूंगी जो मेरी बिजनेस के अंदर आएगी। तो अंदाजा मैंने ये लगाया था कि 20,000 की आएगी। एक्चुअल में अगर वो कॉस्ट 30,000 आ गई है तो इसका मतलब ये है कि मेरा कंट्रोल, हो सकता है कि हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो 10,000 कॉस्ट इंक्रीज हुई है, ये डिस्क्रिपेंसी आई है, यानी कि डिफरेंस आ रहा है बजट और एक्चुअल के दरमियान। तो ये मेरे लिए अच्छी बात नहीं है कि मैंने खर्चे के लिए सोचा हुआ था कि 20,000 खर्चा लगेगा लेकिन एक्चुअल में वो 30,000 लगा है। तो मुझे इसको करना है कंट्रोल, इसको कंट्रोल करना है कि किस किस तरह से मैं इस खर्चे को कम करूं, जो मैंने प्लान किया हुआ था उस प्लान पे आऊं। तो ये सारी की सारी बातें करने का मकसद ये है कि ये सारा कुछ रिक्वायर्ड होता है मैनेजर्स को। मैनेजर्स ने इन इंफॉर्मेशन से प्लानिंग करनी होती है, डिसीजन मेकिंग करनी होती है, कंट्रोल करने होते हैं। अब कंट्रोल प्रोसेस को अगर हम लोग कंट्रोल की बात थोड़ी सी डिटेल वाइज करें, तो कंट्रोल का मतलब मैंने आपको बताया कि हम एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड, जब पीरियड स्टार्ट होता है तो एट द स्टार्ट हम बनाते हैं बजट्स। बजट्स हमारे प्लान्स होते हैं, बजट्स हमारे प्लान्स होते हैं, या आप प्लान्स या इनको टारगेट्स बोल सकते हो, हमने टारगेट रखा होता है। अब ईयर एंड पे, एट द एंड, एंड के ऊपर, यानी कि जब एंड होगा, पीरियड एंड होगा, तब आपके आ रहे होते हैं एक्चुअल रिजल्ट्स। एक्चुअल रिजल्ट्स यानी कि आपने एक्चुअली क्या क्या बियर किया, कितनी कितनी कॉस्ट आई, वट एवर जो भी था आपका एक्चुअली कॉस्ट, रेवेन्यूज वगैरह कितनी कितनी आई। अब इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस आएगा, ये डिफरेंस जो होता है इसको बिजनेस की लैंग्वेज में वेरिएंस कहते हैं, इसको वेरिएंसेस कहते हैं। अब ये वेरिएंसेस क्या है, ये डिफरेंसेस हैं। ये डिफरेंसेस, अगर तो लेट सपोज अगर हम लोग बात करें
कॉस्ट की, तो अगर कॉस्ट मैंने प्लान के अंदर सोचा हुआ था कि 20,000 लगनी चाहिए और एक्चुअल में वो 30,000 लगी है, तो इन दोनों 20 और 30,000 के दरमियान में 10,000 का डिफरेंस है। ये जो 10,000 का डिफरेंस है, ये मेरा आ रहा है वेरिएंस। इस वेरिएंस को मैंने कंट्रोल करना है, कभी कम भी लग सकती है, तो ये प्रोसेसेस मैनेजर्स को इंफॉर्मेशन चाहिए होती है करने के लिए। आगे चल के हम लोग देखेंगे वेरिएंस एडवर्स कैसे होते हैं, फेवरेबल कैसे होते हैं, ये सारी चीजें इन फ्यूचर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अब जो हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन की, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन की जो हमने बात की, ये जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन है, इसकी कुछ फीचर्स होते हैं, फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स मींस जो क्वालिटीज होती हैं कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन कब हम कंसिडर करेंगे कि ये गुड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन है, ये गुड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन है, ये फॉर द पर्पस ऑफ डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोल यूज की जा सकती है। इसकी यूजफुलनेस जो होगी वो हम ये कह सकते हैं कि क्वालिटी वाइज है, मींस कि हम उसके ऊपर क्वालिटी वाइज है, हम उसके ऊपर रिलाय कर सकते हैं। तो गुड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन की करेक्टरिस्टिक्स के लिए हमें करेक्टरिस्टिक्स के लिए एक वर्ड याद करना है, दैट वर्ड इज एक्यूरेट। हम वहां पे एक वर्ड याद करेंगे, एक्यूरेट वर्ड। एक्यूरेट का मतलब क्या होगा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्यूरेट, ठीक है, ये एक्यूरेट वर्ड हमने याद करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग बात करें, ए स्टैंड फॉर एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब यह है कि जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन है, ये हम ये कह सकते हैं कि शुड बी एक्यूरेट, ये एक्यूरेट होनी चाहिए, यानी कि ये ठीक होनी चाहिए। अगर ये ठीक होगी तो मैनेजर सही डिसीजन ले सकेगा। अगर ये इंफॉर्मेशन इसमें कोई मिस्टेक थी, अगर ये गलत थी, इसका मतलब ये है कि मैनेजर जो एक्शन लेगा वो एक्शन बिजनेस के लिए रॉन्ग एक्शन हो सकता है और वो उससे बिजनेस को लॉस हो सकता है। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन हमने क्या करना है, एक्यूरेट रखनी है, यानी कि एक्यूरेट सही इंफॉर्मेशन देनी है। अक्सर जब MA1 का क्वेश्चन आता है तो MA1 के क्वेश्चन के अंदर इस क्वेश्चन को इस तरह से रिलेट किया जाता है कि वो वर्डिंग के ऊपर, एग्जामिनर आपको वर्डिंग के ऊपर टेस्ट करता है। जहाँ जहाँ पे वो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन में शुड की जगह मस्ट का वर्ड लगा देता है। देखिए कोई भी इंफॉर्मेशन हम ये नहीं कह सकते 100% एक्यूरेट हो सकती है। जब मस्ट वर्ड आ जाता है तो मस्ट वर्ड का मतलब है एक्सट्रीम स्टेटमेंट, एक्सट्रीम कंडीशन, एक्सट्रीम सिचुएशन नहीं हो सकती। हम इस इंफॉर्मेशन को कोशिश जरूर कर सकते हैं कि ये ठीक हो, लेकिन मस्ट भी ऑलवेज ऐसा नहीं हो सकता कि हमेशा ही करेक्ट होगी, हमेशा ही ठीक होगी। तो आपने इस वर्डिंग पे फोकस करना है कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन शुड बी एक्यूरेट, नॉट मस्ट बी एक्यूरेट। मस्ट बी एक्यूरेट नहीं हो सकती, शुड होनी चाहिए जरूर। ओके, सेकंड इसके अंदर ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन जो है वो क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन जो है वो क्लियर होनी चाहिए। क्लियर आप कह सकते हो या आप कह सकते हो कॉन्सिस्टेंट होनी चाहिए। क्लियर और कॉन्सिस्टेंट, क्लियर का मतलब यह है कि आप जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करोगे, ये जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन होती है वो कम्युनिकेट आप इजी वे में करो। इजी वे में करो मतलब ये कि कम्युनिकेशन सही से हो, क्लियर हो, अगले बंदे को समझ आ रही हो, इजीली अंडरस्टैंड कर सकता हो वो बंदा। इजीली अंडरस्टैंड हो सकेगी तो डेफिनेटली डिसीजन मेकिंग इजी हो सकेगी। तो क्लियर होनी चाहिए, कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर ठीक होनी चाहिए, तो हमें वो इंफॉर्मेशन एज अ मैनेजर डिसीजन लेते हुए इजी फील होगा, हम डिसीजंस को इजी लेंगे। अच्छा, फिर हमने लिखा है यहाँ पे कॉन्सिस्टेंट होनी चाहिए। कॉन्सिस्टेंट से रिलेटेड अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो कॉन्सिस्टेंट का मतलब यह है कि कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए, जैसे कुछ फॉर्मेट्स होते हैं रिपोर्टिंग के लिए। तो रिपोर्ट्स को उन प्रॉपर फॉर्मेट्स के अंदर आप प्रिपेयर करते हो। तो कॉन्सिस्टेंट का मतलब यह है कि अगर आपने एक दफा इंफॉर्मेशन जिस वे के अंदर, जिस फॉर्मेट के अंदर, जिस तरह से आपने रिपोर्ट की है, उसी वे को आप फॉलो करो, उसी तरह से आप आगे लेके चलो, कॉन्सिस्टेंट रहो। क्यों? ताकि वो इंफॉर्मेशन का एक पैटर्न बने, उसी तरह हमेशा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट हो, तो जो मैनेजर्स हों उनके लिए डिसीजन मेकिंग इजी हो। थर्ड थिंग इज
कॉस्ट इफेक्टिव। यहाँ पे हम थर्ड बात करने लगे हैं, कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब यह है कि देखें, कोई भी हमने बिजनेस के अंदर डिसीजन लेना हो, कोई भी हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस से पहले भी हमें बेसिकली कोई भी चीज करते हैं हम, तो उसके अंदर जिसके अंदर हमें लग रहा होता है कि हमारा एक्सपेंस आएगा और हम प्रॉफिट की इंटेंशन से करते हैं बिजनेस, तो हमें कॉस्ट एंड बेनिफिट का एनालिसिस कर लेना चाहिए। कॉस्ट एंड बेनिफिट का एनालिसिस होता है। कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस आपको ये बताता है कि कोई भी काम आप करते हो उसमें आपका एक्सपेंस कितना होगा और उसमें आपका बेनिफिट कितना लगेगा, यानी कि आपको कितना बेनिफिट मिलेगा इन रिटर्न और कॉस्ट कितनी आ रही है। तो कॉस्ट एंड बेनिफिट जब मैनेजमेंट, अब एज अ स्टूडेंट, अक्सर स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता, वो ये चीज कहते हैं कि मैनेजर्स को इन्फॉर्मेशन देने के लिए या मैनेजर्स को इन्फॉर्मेशन जो चाहिए होती है उसमें कौन सी कॉस्ट लगती है। देखें, आपको इन्फॉर्मेशन, अभी मैं आगे चल के आपको ये भी बताऊंगी कि इन्फॉर्मेशन के सोर्सेज होते हैं। इन्फॉर्मेशन हम कभी इंटरनली ले रहे होते हैं, कभी हमें एक्सटर्नली इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है। लेट सपोज हमें सर्वेज करने पड़ते हैं, हमें बाहर से इंटरव्यूज करने पड़ते हैं, बाहर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है। उनके लिए जो बंदे हम भेज रहे होते हैं, जो मैनेजर्स या जो एम्प्लॉयज हमारे सर्वेस करने जा रहे होते हैं, जो इंटरव्यूज कंडक्ट करने जा रहे होते हैं, या वट एवर किसी भी सोर्स से बाहर से इंफॉर्मेशन लेके आ रहे होते हैं, उनको हम पे कर रहे होते हैं, उनको, उन लोगों को हम सैलरी यानी कि पैसे पे कर रहे होते हैं। तो अगर किसी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में कॉस्ट, अगर हम यहाँ पे, इसका रूल ये होता है कि कॉस्ट, हम ये कह सकते हैं कि कॉस्ट शुड बी लेस देन द बेनिफिट, यानी कि कॉस्ट कम हो बेनिफिट ज्यादा हो। कॉस्ट कम लगनी चाहिए, बेनिफिट ज्यादा होना चाहिए, यानी कि उस इंफॉर्मेशन पे हमें खर्चा कम हुआ और बेनिफिट उससे हमें ज्यादा हुआ, यानी कि फायदा ज्यादा हुआ। तो वो इंफॉर्मेशन हमारे लिए बेनिफिशियल होगी, उससे हमने आगे चल के डिसीजंस करने होंगे, तो वो इंफॉर्मेशन हमारे मैनेजर्स के लिए इजी होगी और फायदामंद होगी, हमारे बिजनेस के लिए फायदामंद होगी। आगे हम लोग करते हैं, हमने वर्ड यहाँ पे लिखा है एक्यूरेट। एक्यूरेट वर्ड हमने लिखा है कि ये करेक्टरिस्टिक्स हैं। एक्यूरेट के अंदर सबसे पहले बात की थी कि एक्यूरेट होना चाहिए। सेकंड हमने कहा कि क्लियर या कॉन्सिस्टेंट होना चाहिए। थर्ड हमने बात की कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए, यानी कि ये भी आप याद रखिएगा कि कॉस्ट इफेक्टिव में भी मस्ट का वर्ड आए तो हम वो कंसिडर नहीं कर सकते। हमें वर्डिंग पे फोकस करना है। एसीसीए के एग्जाम के अंदर थ्रू आउट आपने कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करनी होती है, तो वर्डिंग के अंदर आपका पेपर जो होता है उसके पास और फेल होने के चांसेस जो होते हैं वो वर्डिंग की वजह से होते हैं। वर्डिंग पे आपने फोकस करना होता है। कहीं पे मस्ट का वर्ड होता है, कहीं पे ऑलवेज का वर्ड होता है। एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स मोस्टली रॉन्ग होती हैं, कोई कोई रेयर में ठीक होती है, लेकिन मोस्टली एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स को हमने फॉल्स कंसिडर करना होता है। अच्छा, नेक्स्ट हमने कहा है, नेक्स्ट हमारे पास होगा यू स्टैंड फॉर अंडरस्टैंडेबल। यहाँ पे हमने ये चीज देखनी है कि ये अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन हम यूं कहेंगे कि शुड बी अंडरस्टैंडेबल। अंडरस्टैंडेबल का मतलब यह है कि यहाँ पे अक्सर एक चीज यूज होती है, अवॉइड अकाउंटेंसी जॉर्गन्स। अवॉइड अकाउंटेंसी जॉर्गन्स। अब आपने ये समझना है कि ये जॉर्गन्स वर्ड मैंने, ये जॉर्गन टर्म मैंने यूज की है, इसका मतलब क्या है। ये जो जॉर्गन का मतलब होता है, ये जॉर्गन, ये जो वर्ड है इसका मीनिंग ये है कि जॉर्गन का मतलब ये है कि जो प्रोफेशनल अकाउंटेंसी की टर्म्स हैं, यानी कि प्रोफेशनल अकाउंटिंग की टर्म्स, प्रॉपर जो टर्म्स हैं वो टर्म्स यूज ना की जाएं। जब आप अपने मैनेजर्स को इंफॉर्मेशन दे रहे होते हो, कम्युनिकेट कर रहे होते हो, तो आप अकाउंटेंसी टर्म्स को यूज नहीं करो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपका मैनेजर जो है वो अकाउंटिंग की प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लेके आया हो, जिसको ये सारी चीजें पता हो। तो वो, आप लोग देखें, वो सारी चीजें उस मैनेजर को नहीं उन वर्डिंग का पता हो सकता। जैसे आप लोग देखें रियल लाइफ में क्या होता है, आप लोग इसको इस एंगल से देखें कि इस वर्ड का मतलब अंडरस्टैंडेबल का एग्जाम्पल ये है कि हम लोग अगर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, अगर हम लोग किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें जो भी डिजीज डायग्नोज करता है वो हमें हमें हमारी अंडरस्टैंडेबिलिटी के अकॉर्डिंग बताता है कि आपको क्या बीमारी है। वो ये नहीं कहता कि वो अपनी बुकिश टर्म्स यूज नहीं करता कि हमें कौन सी बीमारी, क्योंकि अगर हम एमबीबीएस की टर्म्स देखें तो वो हम हर आम बंदे को पता नहीं हो सकती।
तो अंडरस्टैंडेबिलिटी उसके अकॉर्डिंग हमें देखनी होती है कि अवॉइड अकाउंटेंसी जॉर्गन्स, प्रॉपर से आप वो टर्म्स यूज नहीं करोगे। आपके मैनेजर को पता ही नहीं है कि कौन सी चीजें हैं। जैसे लेट सपोज हम लोग ये कहते हैं कि बिजनेस के अंदर बहुत सारी चीजों के नाम होते हैं, एसेट्स होते हैं, लायबिलिटीज होती हैं, अर्निंग्स होती हैं, रिटेन अर्निंग्स होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जिनका उसको आसान वर्डिंग में पता होता है, अकाउंटेंसी जॉर्गन्स यानी कि प्रॉपर टर्म्स में नहीं नाम पता होते। तो इन चीजों को आपने अवॉइड करना है ताकि आपका मैनेजर अंडरस्टैंड कर सके, मैनेजर डिसीजन मेकिंग आराम से कर सके। उसके बाद हम लोग ये कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन जो होती है वो रेलिवेंट या रिलायबल होनी चाहिए। रेलिवेंट या रिलायबल होनी चाहिए। रेलिवेंट या रिलायबल का मतलब यह है कि रेलिवेंट इंफॉर्मेशन वो वाली इंफॉर्मेशन जो यूजर से रेलिवेंट है। जो यूजर, यूजर कौन है? यूजर्स वो लोग जो इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे, जो डिसीजंस करेंगे। जैसे मैनेजर है तो उसको, मैनेजर को हमने उसी की इंफॉर्मेशन देनी है जो उससे रेलिवेंट हो। जैसे आप देखें, जो एक कॉस्ट का मैनेजर होगा, कॉस्ट के मैनेजर को हमने कॉस्ट की ही डिटेल बतानी है। अब कॉस्ट के मैनेजर को अगर हम मार्केटिंग या एक्स्ट्रा और चीजों की इंफॉर्मेशन बताना शुरू कर देंगे तो इसका मतलब यह है कि वो ओवर और अननेसेसरी इंफॉर्मेशन हो जाएंगी। तो जो इंफॉर्मेशन हम देना चाह रहे थे वो इंफॉर्मेशन उसको अंडरस्टैंड नहीं हो पाएंगी। वो जैसे हम लोग कहेंगे कि ओवरलोड हो जाएंगी इंफॉर्मेशन। तो हमें इस चीज को अवॉइड करना है। हमें रेलिवेंट इंफॉर्मेशन रखनी है, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। सिर्फ और सिर्फ वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है जो कि उस यूजर से रेलिवेंट हो। ठीक है, उस यूजर से रेलिवेंट होगी वो इंफॉर्मेशन हम उसको प्रोवाइड करेंगे। इसी तरह हम लोग अगर रिलायबिलिटी की बात करते हैं तो रिलायबिलिटी यानी कि रिलायबल का मतलब क्या है? रिलायबल इंफॉर्मेशन वो होगी कि देखें, इंफॉर्मेशन का जो सोर्स है, इंफॉर्मेशन का जो सोर्स है उसके ऊपर रिलाय किया जा सके। यानी कि यहाँ पे हमने सोर्स देखना है इंफॉर्मेशन का। इसकी हम यूं कह सकते हैं कि एग्जाम्पल यूं ले सकते हैं कि देखें, कोई इंफॉर्मेशन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग देखें, अगर आपकी कोई सम टाइम आप, अगर कोई आपकी क्लास कैंसिल होती है या आप आपके इंस्टीट्यूट में छुट्टी होती है या कुछ भी, तो आप देखें कोई अगर हॉलीडे आ जाती है तो उसका प्रॉपर, कोई गवर्नमेंट इशू होता है या कोई स्ट्राइक्स वगैरह होती हैं तो उसका प्रॉपर नोटिफिकेशन आता है। अगर नोटिफिकेशन देखा जाए कि प्रॉपर अथॉरिटीज दे रही हैं, उसके ऊपर जो सिग्नेचर है प्रॉपर रेलिवेंट अथॉरिटी के, ऑथराइज्ड पर्सन ने उसको इशू किया है, तो तब वो इन्फॉर्मेशन रिलायबल होती है, तब उसके ऊपर हम डिसीजन कर सकते हैं। अगर फेक नोटिफिकेशन होगा या फेक आपको कोई क्लास में से बोलता है कि आपकी कल क्लास नहीं होगी, तो आप उसके ऊपर रिलाय नहीं कर सकते, आप डिसीजन नहीं ले सकते। तो डिसीजन लेने के लिए हमें क्या करना होता है? वो इंफॉर्मेशन जो रिलायबल सोर्स से आएगी, जो रेलिवेंट सोर्स से आएगी, तो वो इंफॉर्मेशन हमें यूज करनी है। आगे हम ये कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन शुड बी एक्सेसिबल। एक्सेसिबल मींस के इंफॉर्मेशन जो मैनेजर्स हों उन सब के लिए ओपन टू ऑल होनी चाहिए। यानी कि सारे मैनेजर्स को कम्युनिकेट करो जो उनसे रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है। हर इंफॉर्मेशन जो कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक करने वाली इंफॉर्मेशन होती है वो हम हर किसी को देते भी नहीं है और हम ट्रस्ट भी नहीं करते। अगर आप अपने मैनेजर जिनसे जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन आपने कम्युनिकेट करनी है, जो उनसे रेलिवेंट है, तो वो इंफॉर्मेशन एटलीस्ट ओपन टू ऑल रखो, एक्सेसिबिलिटी रखो यूजर्स को। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास है टाइमली। टाइमली मींस कोई भी इंफॉर्मेशन है तो उस इंफॉर्मेशन को हमने ऑन टाइम प्रोवाइड करना होता है। ऑन टाइम, ताकि हमारा जो मैनेजर है वो क्या कर सके, वो टाइम पे डिसीजन ले सके। अब देखें, लेट सपोज इसका टाइमली के लिए अगर हम लोग देखें तो टाइमली के लिए हम यूं भी कह सकते हैं कि अगर देखें, आपने एक मैनेजर को टारगेट दिया है। आपके मैनेजर का टारगेट ये है कि उस मैनेजर ने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं? उस मैनेजर ने 2000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं। अब ये टारगेट आपने किसी मैनेजर को दिया है 2000 यूनिट्स का। आपने उसको साथ ये मेंशन नहीं किया कि ये कितने डेज के अंदर टारगेट पूरा करना है। आप सेकंड डे पे या थर्ड डे के ऊपर, आपका कोई एम्प्लॉय है, आप उसको टारगेट दे रहे हो, आप सेकंड डे पे, थर्ड डे के ऊपर आपने उसको, आप जाके उससे ये चीज कह रहे हो, ये चीज पूछ रहे हो कि आपने 2000 यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं किए, आप उसको
डांट रहे हो या वट एवर जो भी, लेकिन आपने उसको टाइमली नहीं बताया था कि 2 दिन बाद ये ऑर्डर होगा। अगर आपने 15 दिन बाद ऑर्डर रिसीव करना है तो आपको 15 दिन पहले बताना होगा। आप टाइम से कम्युनिकेट करोगे। आप जैसे देखें, लेट सपोज MA1 के स्टूडेंट्स का एग्जाम हो, MA1 के स्टूडेंट्स का जो एग्जाम होगा, तो हमें बिफोर एग्जाम जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है वो कम्युनिकेट करनी होती है, ऑन टाइम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करनी होती है। पेपर के बाद हम इंफॉर्मेशन नहीं देते, पहले इंफॉर्मेशन देते हैं ताकि वो टाइमली स्टूडेंट डिसीजन ले सके और पेपर के लिए तैयारी कर सके। इसी तरह मैनेजर्स को भी टाइम पे इंफॉर्मेशन दी जाती है। लास्ट थिंग इज इजी टू यूज। इंफॉर्मेशन वो होनी चाहिए जिसकी रियल लाइफ के अंदर कोई एप्लीकेशन हो, इजी टू यूज हो, उसको अंडरस्टैंड करके इजीली अप्लाई कर सके। इजी टू यूज का मतलब आप ये कह सकते हो कि इन एप्लीकेशन वो इजी हो, वो इंफॉर्मेशन अप्लाई करना इजी हो, वो एप्लीकेशन जो है उसकी इजी हो। हम उसको ये ना कहें, इंफॉर्मेशन के अंदर ये चीज ना हो कि कोई कॉम्प्लेक्सिटी ना हो जिसको मैनेजर को एप्लीकेशन करते हुए इशू आ रहा हो। तो ये कुछ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। इनमें से क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर थ्योरेटिकल, और अगर क्वेश्चन आता भी है तो वो क्वेश्चन इस सेंस में आएगा कि वो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन की कुछ चीजें हैं उनके अंदर मस्ट या शुड का वर्ड यूज करता है, या वो ये चीज एग्जामिनर आपसे पूछता है कि रेलिवेंट है या नहीं है। इसके अलावा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, हम इस चैप्टर को वाइंड अप करते हैं कि हमारे पास जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन होती है, इस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन के सोर्सेज कौन से होते हैं। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सोर्सेज, सोर्सेज का मतलब ये है कि सोर्स का मतलब ये होता है कि वो इंफॉर्मेशन आपको, ये जो मैनेजर्स होंगे इनको ये इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ से मिलती है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सोर्सेज। तो देखिए, मैनेजर्स को इंफॉर्मेशन जो चाहिए होती है, ये इंफॉर्मेशन के सोर्सेज जो होते हैं वो इंफॉर्मेशन के दो सोर्सेज होते हैं। एक इंफॉर्मेशन हम इंटरनली ले सकते हैं, इंटरनल सोर्स होता है। एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरनल होता है, एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सटर्नल होता है। इंटरनल का मतलब यह है कि इंटरनली देखें, जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं, जो हमारे अपने कंपनी के रिकॉर्ड्स हैं, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनती हैं बिजनेस की, उनमें जो रिकॉर्ड्स हैं वहां से आप इंफॉर्मेशन लेके कुछ डिसीजंस कर सकते हो। जैसे एक स्टेटमेंट के अंदर आपने प्रॉफिट एंड लॉस लिखा हुआ है तो आपका प्रॉफिट कम आ रहा है या अगले साल हमने इसको ज्यादा करना है, वो डिसीजन वहां से लिया जा सकता है। जो अपने रिकॉर्ड्स हैं, जो अपना स्टाफ है, वो इंफॉर्मेशन हमें जो प्रोवाइड करेगा, वहां से हम ले सकते हैं इंफॉर्मेशन। इंटरनल है ना, तो इंटरनल वर्ड जब भी आएगा इसका मतलब ये होगा विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। विद इन द ऑर्गेनाइजेशन मतलब बिजनेस के अंदर से ही इंफॉर्मेशन लेनी है। रिकॉर्ड्स स्टाफ से हमें मिल सकता है, हमें अपने डिपार्टमेंट्स यानी कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, जैसे देखें HR का डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट होता है, सेलिंग का डिपार्टमेंट होता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। उन डिपार्टमेंट से हम डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, इंफॉर्मेशन वहां से डिसीजन मेकिंग कर लेते हैं। तो इंटरनली जो ऑर्गेनाइजेशन के अपने रिकॉर्ड्स होते हैं, स्टाफ होता है, डिपार्टमेंट्स होते हैं, ये सारी चीजें यहाँ से हम कलेक्ट कर लेते हैं। जब वर्ड एक्सटर्नल आता है तो एक्सटर्नल का मतलब ये होता है कि आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बाहर से। अब बाहर वाली इंफॉर्मेशन भी मैनेजर्स को चाहिए होती है। बाहर वाली इंफॉर्मेशन कैसे हमें चाहिए होती है कि हमारा कंपैटिटर क्या कर रहा है, हमें कैसे आगे उससे बढ़ना है, हमें प्रॉफिट कैसे लेना है। तो ये हमें जैसे अगर हमें प्राइस का डिसीजन करना है तो प्राइस हमें कहाँ से पता चलेगी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर कौन लोग हैं, कंज्यूमर बेसिकली हम लोग हैं, जो हम लोग चीज को कंज्यूम करते हैं यानी कि यूज करते हैं, तो उसका प्राइस इंडेक्स स्टैट्स क्या कह रहा है, ये बाहर इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट ने दी होगी। अच्छा, हेल्थ एंड सेफ्टी रूल्स जो होते हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी रूल्स देखें, हेल्थ एंड सेफ्टी रूल्स जो बिजनेसेस के लिए होते हैं, ये कौन बनाता है, हेल्थ एंड सेफ्टी रूल्स ये गवर्नमेंट बनाती है, ये हम लोग खुद नहीं बनाते, हमें गवर्नमेंट। जैसे देखें, बहुत सारे बिजनेसेस के अंदर ये लिखा हुआ होता है कि ये इमरजेंसी एग्जिट है, फायर एग्जिस्टेंशर्स लगे हुए होते हैं। अभी थोड़े टाइम पहले कोविड आया था तो हर हर इंस्टीट्यूट में, हर हॉस्पिटल में, हर ऑर्गेनाइजेशन में मास्क पहने जाते थे, डिस्टेंस मेंटेन किया जाता था। इसके अलावा
सैनिटाइजर्स यूज किए जाते हैं। तो ये हेल्थ एंड सेफ्टी रूल्स गवर्नमेंट इशू करती है, ताकि एम्प्लॉयज जो काम कर रहे हैं उन लोगों को भी कोई जो डैमेज है उस वो कोई डैमेज या कोई रिस्क या कुछ बियर ना करना पड़े। इसके अलावा हेल्थ एंड सेफ्टी रूल्स, इसके अलावा जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स देखें, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड जो इंटरनेशनली रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं कि आपने अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे करनी है, आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को किस तरह से प्रोड्यूस करना है, उनको कैसे कंप्लीट करना है, उनके लिए कौन से स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग किस आइटम को ट्रीट करना है, कौन सा स्टैंडर्ड क्या कहता है। इसके अलावा जब भी किसी चीज के साथ पब्लिश्ड आ जाएगा, यानी कि पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन, पब्लिश्ड डाटा कोई होगा, कोई पब्लिश थिंग होगी, या देखें आप गूगल सोर्स है, इसके अलावा इंटरनेट सोर्स है, ये सारे सोर्स कौन से हैं। इसके अलावा अगर आप लोग देखें टैक्स अथॉरिटीज हैं, टैक्स अथॉरिटीज कोई रूल बनाती हैं, तो ये सारी चीजें जो आएंगी ये एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, और मैनेजर्स एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से हेल्प लेके डिसीजन मेकिंग करते हैं, प्लानिंग करते हैं, और उनको फिर बिजनेस के ऊपर अप्लाई करते हैं। ये था मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन का इंट्रोडक्शन, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन की नीड क्या थी, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन का ओवरऑल इंट्रो। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को एंड तक देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। फिर